औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दास्तान ईमान फ़रोशों की किस्त नंबर 36 के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। लिहाजा चैनल सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबा दें। वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। वीडियो को लाइक करना मेरी भी थोड़ी सी मदद कर दें। प्लीज़ मेहरबानी होगी वीडियो लाइक कर दें। मुझ में इतनी तकरीबकारी डाली गई है कि जाबिर हुक्मरानों को भी उंगलियों पर नचा सकती हूँ, मगर डाकुओं ने मुझे बिकने वाली चीज़ बना दिया। मुझे इस सतह पर ले आए जहाँ मुझ जैसी लड़कियाँ हर रात नए गाहक की हाथ फरोख्त होती हैं, या किसी मुसलमान अमीर या हाकिम के हाथ फरोख्त होकर इसके हराम की रोटियाँ बन जाती हैं। उस आदमी जिसका नाम हदीद है मुझे इस सतह से ऊपर उठा लिया। उससे पहले मैं इसकी कैदी थी। इसने मुझे इस काबिल नहीं समझा कि मुझे तफरीह का ज़रिया बनाता। वो ऐसा कर सकता था। उसने मुझे नज़रअंदाज किया। फिर उसने मेरी इज़्ज़त बचाने के लिए अपने जिस्म कटवा लिया, तो मैंने उससे बेकबूल होकर उसे अपने सीने से लगा लिया और उससे इस सत्ता की लड़की बन गई जिससे मुझे गिरा दिया गया था। मुझे सलाहुद्दीन अय्यूबी की बात याद आई। उसने मुझे कहा था कि तुम किसी बाइज़्ज़त आदमी के साथ शादी क्यों नहीं कर लेती। मैंने दिल में कहा था कि ये मुसलमान अहमक है। मैं अब महसूस कर रही हूँ कि हमारे दुश्मन ने कितनी अजीम बात कही थी। मैं तुम्हें साफ बता देती हूँ कि मैं अब जासूसी नहीं कर सकूँगी। मेरे दिमाग में बचपन से जो सबक डाले गए थे वो सहरा के खौफनाक रात ने, डाकुओं के ख़तरे ने और हदीद के जिस्म की हरारत और उसके खून की बू ने ज़ाहिर कर दिए हैं। तुम इतनी लंबी बात ना करती तो भी जब मैं जान गई थी तुम क्या महसूस कर रही हो, इस रोज़ीना की सहेली ने कहा। लेकिन मैं हकीकत से आगाह करना ज़रूरी समझती हूँ। इसे चले जाना है, तुम इसके साथ नहीं जा सकोगी। वो अगर यहाँ तकलीफ़ में है तो हुक्म है कि तुम इसे नहीं मिल सकती। अगर पकड़ी गई तो अपने साथ अपने इसे भी मरवाओगी। तो तुम मेरी मदद करो। रोज़ीना ने मिन्नत की। ये मालूम करो कि वो कहाँ है। मुझे सिर्फ ये मालूम हो जाए कि वो ठीक हो गया है और तंदुरुस्ती की हालत में चला गया है तो मेरे दिल को चैन आ जाएगा। हाँ, सही ने कहा, मैं ये काम कर सकती हूँ। तुम मेरे कमरे में चली जाओ। वो मेरे कमरे में चली गई। वो कमरे में चली गई और उसकी सहेली किसी और तरफ निकल गई। कायरा में भी फ़ौज में बहुत सरगर्मी थी। फ़ौज की जंगी मशक़ें कराई जा रही थी। चंद एक दस्ते अलग कर लिए गए थे। उन्हें शबगून मारने, थोड़ी तादाद में दुश्मन की कई गुना ज़्यादा नफरी पर हमला करने और ज़रब लगाओ और भागो की मशक़ें इस तरह कराई जा रही थीं कि रात को भी दस्ते छावनी से बाहर रहते थे। सुल्तान अय्यूबी ज़ाती तौर पर ये मशक़ें देखता था। वो तीसरे चौथे रोज़ आला कमांडरों और दस्तों के कमांडरों तक को लेक्चर देता और इन्हें नक्शों और खाकों की मदद से जंगी चालें सिखाता था। इसने इस ट्रेनिंग का बुनियादी असूल ये रखा था कि कम तादाद से दुश्मन का ज़्यादा नुकसान करना, हथियार से ज़्यादा अक्ल को इस्तेमाल करना, आमने सामने के मार्के से गुरेज करना, सामने से हमला ना करना, 10-12 आदमियों के शबगून से इतना नुकसान करना जितना 100 आदमी दिन के वक्त दूब मार्के में कर सकते हैं। इसके अलावा दुश्मन के किसी किले या शहर को लंबे मुहासरे में रखने के तरीके बताता और किलों की दीवारों में नुकब लगाने के सबक देता था। इसने तमाम ऊँटों, घोड़ों और खच्चरों का मुआयना कर लिया था। कमज़ोर या उम्र खोरदा जानवरों को उसने अलग कर दिया था। हमले की तारीख तय हो चुकी थी। सुल्तान अय्यूबी ने फ़लस्तीन की फतह का जो मंसूबा बनाया था उसके पहले मरहले में कामयाबी से दाखिल होने की तैयारी ज़ोर शोर से कर रहा था। इधर इस रास्ते में ही रोकने की एहतमाम हो रहे थे। दोनों फ़ौजों की तैयारियाँ ऐसी थीं जैसे एक दूसरे को हमेशा के लिए ख़त्म कर देंगे। सलेबियों की तैयारी का दायरा शोबक से करक तक और मिस्र की सरहदों तक था। वो इस वसी दायरे को सुल्तान अय्यूबी के लिए ऐसा फंदा बना रहे थे जिसमें इसके लिए सारी उम्र निकलने का कोई इम्कान नज़र न आता था। इनकी तैयारी सुल्तान अय्यूबी के इस मनसूबे की इस रोशनी में हो रही थी जो इन तक कबल अज़ वक्त पहुँच गया था।
इन वसी तैयारियों के अंदर शोबे में एक सरगर्मी और भी थी जिसका ताल्लुक जंग से नहीं जज्बात से था, और ये एक खुफिया सरगर्मी थी। लजीना अपने कमरे में पड़ी हदीद के लिए बेकरार हो रही थी और इसकी सहेली 2 रोज़ से हदीद को ढूंढ रही थी। वो अफसरों के अस्पताल में भी नहीं था और वो सिपाहियों के अस्पताल में भी नहीं था। वो जासूस लड़की थी, बड़े बड़े अफसर भी उसकी इज़्ज़त करते थे। लजीना को और हर जासूस लड़की को वहाँ अहमियत हासिल थी। इसके बावजूद ये सहेली जिससे भी पूछती कि लजीना के साथ जो ज़ख्मी मुसलमान आया था वो कहाँ है, तो उसे यही एक जवाब मिलता, मैंने तो उसे नहीं देखा। तीसरे दिन एक अफसर ने उसे राजदारी से बताया कि उसकी मरहम पट्टी कर दी गई थी और उसे मुसलमानों के कैंप में भेज दिया गया था। सहेली ने जब ये खबर लजीना को सुनाई तो इस पर सख्त तारी हो गया। मुसलमानों का कैंप एक खौफनाक जगह थी। इसमें पहली जंगों के मुसलमान कैदी भी थे और वो मुसलमान बच्चे भी जिन्हें किसी जुर्म के बगैर सलेबियों ने अपने मकबूजा इलाके से पकड़ा था। ये मुसलमान ज़्यादातर इन काफिलों में से पकड़े जाते थे जिन्हें सलेबी लूटते थे। ये कैंप कैद खाना नहीं था, ये जंगी कैदी कैंप कहलाता था। ये एक बेकार कैंप था जिस पर कोई ऐसा कड़ा पैर तो ना था जैसा कैद खानों में होता है। इन बदनसीब कैदियों का कोई बाकायदा रिकॉर्ड भी ना था। ये लोग मवेशी बना दिए गए थे। जहाँ ज़रूरत होती है इनमें से बहुत से आदमी हाँक कर ले जाए जाते और इनसे काम लिया जाता था। इन्हें खुराक सिर्फ इतनी सी दी जाती थी जिससे वो ज़िंदा रह सकते थे। वो खैमों में रहते थे। इनमें जो बीमार पड़ जाता उसका इलाज इसी सूरत में किया जाता था कि बीमारी मामूली हो। अगर बीमारी फ़ौरन जोर पकड़ ले तो उसे जहर देकर मार दिया जाता था। ये बदनसीब मुसलमानों का एक गिरोह था जो सिर्फ इस जुर्म की सज़ा भुगत रहे थे कि वो मुसलमान हैं। सुल्तान अयूबी को इसके जासूसों ने इस बेकार कैंप के मुतालिक खबरें दे रखी थी। हदीद को भी कैंप में भेज दिया गया था। लजीना के लिए हुक्म था कि इसे ना मिले। हरमन को शक हो गया था कि एक जज्बाती वाबस्तगी है, लेकिन लजीना ने इस हुक्म को कबूल नहीं किया था। उसने जब सुना कि हदीद मुसलमानों के कैंप में है तो उसने सहेली से कहा कि वो इसे आज़ाद कराएगी। सहेली ने इसकी जज्बाती हालत देखकर मदद का वादा किया और दोनों ने प्लान बना लिया। वो इसी शहर में गई और एक प्राइवेट डॉक्टर से मिली। उसे कहा कि वो एक ज़ख्मी को ला रही है जिसका इलाज इससे इस शर्त पर करना पड़ेगा कि इसके मतलब किसी को कुछ ना बताए। डॉक्टर ने इस राजदारी की वजह पूछी तो लजीना ने कहा वो एक गरीब सा मुसलमान है जिसने मेरे ख़ानदान की बहुत खिदमत की है। वो कहीं लड़ाई झगड़े में ज़ख्मी हो गया है, इसके पहले कुछ भी नहीं, इसलिए कोई डॉक्टर इसका इलाज नहीं करता। चूँकि यहाँ तमाम डॉक्टर ईसाई हैं इसलिए वो किसी मुसलमान का इलाज बिला उजरत नहीं करते। राजदारी की दूसरी वजह यह है कि अगर शेख मुंतज़िम तक ये खबर पहुँच गई कि इन मुसलमानों में लड़ाई झगड़ा हुआ है तो वो इसी को बहाना बनाकर इन्हें मुसलमानों के कैंप में भेज देगा। इन्हें तो बहाना चाहिए। मैं इस आदमी को इस खिदमत और इसार का सिला देना चाहती हूँ जो उसने मेरे ख़ानदान के लिए किया है। मैं ऐसे रात के वक्त लाऊंगी। आप कितनी उजरत लेंगे? मैं राजदारी की भी उजरत दे दूँगी। इस दौरान डॉक्टर इसे सर से पाँव तक देखता रहा। लजीना ने इसे ये नहीं बताया था कि वो कौन है, यही बताया था कि वो एक मुअज़्ज़ज़ घराने की लड़की है। लड़की को गैर मामूली हुस्न देखकर डॉक्टर जो उजरत लेना चाहता था उससे वो ज़बान पर नहीं ला रहा था। लजीना इस मैदान और इस फ़न की माहिर थी। वो मर्दों की नज़रें पहचानती थी। उसने अपने फ़न को इस्तेमाल किया तो डॉक्टर मोम हो गया। लजीना ने सोने की 4 सिक्के इसके आगे रख दिए और जब डॉक्टर ने इसका हाथ अपने हाथ में लेकर कहा कि तुमसे ज़्यादा कीमती सिक्का नहीं, तो लजीना ने मखसूस मुस्कुराहट से कहा आप जो कीमत मांगेंगे दूंगी, मेरा काम कर दें। डॉक्टर ये समझ गया कि मामला ख़तरनाक और पुरअसरार मालूम होता है, लेकिन लजीना को देखकर उसने ख़तरा कबूल कर लिया और कहा ले आओ, आज रात कल रात जब चाहो ले आओ। अगर मैं सोया हुआ मिलूँ तो जगा लेना। उसने एक हाथ में सोने के सिक्के और दूसरे हाथ में लजीना का हाथ पकड़ लिया। इस मुहिम का सबसे ज़्यादा नाजुक और पुरखतर मसला तो यह था कि हदीद को कैंप से निकाला कैसे जाए। रात को वहाँ पहरा बराए नाम होता था। इन बदनसीब कैदियों से भागने की सिक्कत ही नहीं थी। सुबह सूरज निकलने से पहले इन्हें मुशक्क़त पर लगाया जाता और सूरज गुरूब होने के बाद कैंप में लाया जाता। इनकी तादाद 1500 के लगभग थी। लजीना की सहेली ने कैंप के मुतालिक कुछ मालूमात हासिल कर ली, जिनमें एक ये भी थी कि ज़ख्मी और बीमार कैदियों को मामूली सी एक डिस्पेंसरी में हर रोज़ भेजा जाता है।
इनके साथ सिर्फ एक पहरादार होता है। दूसरे दिन लुजीना अपनी सहेली के साथ वहां पहुंच गई जहां मरीज़ कैदियों को ले जाया जाता था। इससे ज़्यादा इंतज़ार ना करना पड़ा। 25-30 मरीज़ों की एक पार्टी नहायत आहिस्ता आहिस्ता चलती आ रही थी और पहरादार हाथ में लाठी लिए उन्हें मवेशियों की तरह हाँकता ला रहा था। जो तेज़ नहीं चल सकते थे उन्हें वो लाठी से धकेल कर ला रहा था। दोनों लड़कियां आगे चली गईं। उनका अंदाज ऐसा था जैसे तमाशा देख रही हूँ। जब मरीज़ों का टोला इनके करीब से गुजर रहा था तो वो हर एक को देखने लगती। अचानक लुजीना को धचका लगा। हदीद इसे कह भरी नज़रों से देख रहा था। इसकी अच्छी तरह चला भी नहीं जा रहा था। इसके चेहरे से वो रौनक और रमक पूछ गई थी जो लुजीना ने ज़ख्मी होने से पहले देखी थी। हदीद के कंधे झुके हुए थे, उसके कपड़े खून से लाल थे, खून खुश्क हो चुका था। लुजीना की आंखों में आंसू आ गए मगर हदीद की आंखों में नफरत थी। उसने मुंह फेर लिया। ये मरीज़ टोला आगे निकल गया तो लुजीना और इसकी सहेली पहरादार से बातें करने लगी जिनमें इन मुसलमान मरीज़ों के खिलाफ नफरत थी। उन्होंने ज़बान के जादू से पहरादार को अपना घर विदा कर लिया और कहा कि वो अज़राए मजाक इन कैदियों के साथ बातें करना चाहती हैं। डिस्पेंसरी में दूसरे मरीज़ भी थे। खासा हजूम था। कैदियों को एक तरफ बैठा दिया गया। लुजीना इनकी करीब चली गई और इसकी सहेली ने पहरादार को बातों में उलझा लिया। हदीद दीवार के साथ बैठ गया था। उसकी हालत अच्छी नहीं थी। लुजीना ने आँख के इशारे से उसे परे बुलाया। वो जब उसके करीब गया तो लुजीना ने आहिस्ता से कहा, मुझे हुक्म मिला है कि तुमसे कभी ना मिलूं। बैठ जाओ, हम ये ज़ाहिर नहीं होने देंगे कि हम बातें कर रहे हैं। मैं लानत भेजता हूँ तुम पर और तुम्हारे हुक्म देने वालों पर। हदीद ने नहीं मगर गज़बनाक आवाज़ में कहा, मैं तुम्हें किसी सिले के लालच में डाकुओं से नहीं बचाया था। वो मेरा फ़र्ज़ था। क्या तुम फ़र्ज़ अदा करने वालों के साथ ये सलूक करते हो? जब चुप रहो हदीद, लुजीना ने रंधाई हुई आवाज़ में कहा, ये बातें बाद में होंगी। मुझे बताओ कि रात तुम किस जगह होते हो? आज रात तुम्हें वहाँ से निकालना है। हदीद इससे बात नहीं करना चाहता था। लुजीना ने इसे आंसुओं से और बड़ी मुश्किल से यकीन दिलाया कि वो इससे धोखा नहीं दे रही। हदीद ने बताया कि वह रात को कहाँ सोता है। वहाँ से निकलना मुश्किल नहीं, लेकिन निकल कर वो जाएगा कहाँ? उन्होंने जल्दी फ़रार का मंसूबा बना लिया। मुसलमानों का कैंप ऐसी नींद सोया हुआ था जैसे ये लाशों की बस्ती हो। पहरादार भी सो गए थे। यहाँ से कभी कोई भागा नहीं था। भागा कोई जाता भी कहाँ। उसके अलावा पहरेदारों को ये भी मालूम था कि कोई एक आध भाग भी गया तो कोई जवाब तलबी नहीं करेगा। रात पहला पैर ख़त्म हो रहा था कि फट्टे पुराने एक खेमे से एक आदमी पेट के बाल रींगता हुआ खैमों की ओर से वहाँ तक चला गया जहाँ उसे कोई पहरेदार नहीं देख सकता था। आगे से अंधेरे में भी खजूर का एक दरख्त नजर आने लगा जहाँ तक उसे पहुँचना था। एक साया सर से पाँव तक मोटे कपड़ों में लपटा हुआ खड़ा था। रींगने वाला उठ खड़ा हुआ और खजूर के तने तक पहुँच गया। वो हदीद था। लुजीना इसकी मुंतज़िर थी। तेज़ चल सकोगे? लुजीना ने पूछा। कोशिश करूँगा, हदीद ने जवाब दिया। वो कैंप से दूर निकल गए। आगे उसी इलाका गैराबाद था। मुश्किल ये थी कि हदीद तेज़ नहीं चल सकता था। लुजीना ने उसे सहारा देकर तेज़ चलाने की कोशिश की और उसे बताती गई कि इसे कैसे कैसे हुक्म और धमकियाँ मिली हैं। उसने हदीद की गलतफहमी रफ़ा कर दी। आगे शहर की गलियां आ गईं और फिर डॉक्टर का घर आ गया। 3-4 दस्तक देने से डॉक्टर बाहर आ गया और उन्हें फ़ौरन अंदर ले गया। उसने हदीद के ज़ख़म खोल कर देखे तो कहा कि कम अज़ कम 20 रोज़ नरम पट्टी होगी। ये सुनकर लुजीना के सामने एक बहुत ही पेचीदा मसला आ गया। वो ये था कि इतने दिन हदीद को छुपाएगी कहाँ? इसे बेकार कैंप में वापस तो ले जाना नहीं था। इसकी अक्ल जवाब दे गई। डॉक्टर भरा पट्टी कर चुका था। उसने कहा कि इससे नहायत अच्छी और मकबूल ग़िज़ा की ज़रूरत है। लुजीना से परे ले गई और कहा, ये जहाँ रहता है वहाँ इसे अच्छी खुराक ग़िज़ा नहीं मिल सकती। मैं घर में इसे अपने पास नहीं रख सकती। आप इसे यहीं रखें और जो चीज़ इसके लिए फ़ायदेमंद हो वो खिलाएँ। मुझसे आप जितनी कीमत और उजरत मांगेंगे दूँगी। डॉक्टर ने जो उजरत बताई वो बहुत ही ज़्यादा थी। लुजीना ने काम करने को कहा तो डॉक्टर ने कहा, तुम मुझसे बहुत ही ख़तरनाक काम करा रही हो। मैं जानता हूँ कि ये शख्स मुसलमानों के कैंप से लाया गया है और ये मिस्री फ़ौज के सिपाही है। तुम्हारा इसके साथ क्या तल्लुक़ है? मुझे मुँह मांगी उजरत होगी तो तुम्हारा ये राज मेरे घर से बाहर नहीं जाएगा। मुझे मंजूर है, लुजीना ने कहा। और ये भी सुन लो डॉक्टर, अगर ये राज फाश हो गया तो आप ज़िंदा नहीं रहेंगे।
डॉक्टर ने हदीद को एक कमरे में लिटा दिया और उसे बताया कि वो ठीक होने तक यहीं रहेगा। उसने अंदर से इसे दूध और फल ला दिए और लुजीना को एक और कमरे में ले गया। दूसरे दिन लुजीना और इसकी सहेली ने कैंप की जासूसी की। डिस्पेंसरी में गई, मरीज कैदी वहाँ ले जाए गए। दोनों लड़कियों ने पहरेदार के साथ गपशप लगाई और अपने खसूसी ढंग से बातें करके मालूम कर लिया कि हदीद की गुमशुदगी से कैंप में कोई तब्दीली नहीं आई और वहाँ कोई हलचल नहीं। दिन गुजर गए। डॉक्टर को चूँकि मुँह मांगी कीमत और उजरत मिल रही थी, इसलिए उसने हदीद को छुपाए भी रखा और इसका इलाज भी पूरी तवज्जो से करता रहा। उसे मौलवी ग़िज़ा भी देता रहा। लुजीना शाम के बाद वहाँ जाती, कुछ देर हदीद के साथ बैठती और बहुत देर डॉक्टर के कमरे में गुजारती। इस रोज़मर्रा के मामूल में 20 रोज़ गुजर गए और हदीद के ज़ख़म मिल गए। इसकी सेहत बहाल हो गई। लुजीना ने डॉक्टर से कहा कि वो कल रात किसी भी वक्त हदीद को ले जाएगी। दूसरे दिन उसने अपनी सहेली को इस्तेमाल किया। छोटे अहदे का एक अफसर इसकी सहेली के पीछे पड़ा रहता था। सहेली ने इस अफसर को झांसा दिया और लुजीना ने इसकी ट्रंक से इसकी वर्दी निकाल ली जो उसने हदीद को पहना दी। घोड़े का इंतज़ाम मुश्किल न था, वो भी हो गया। ये एहतमाम इसलिए किया जा रहा था कि शहर के इर्द गिर्द मिट्टी की बहुत ऊंची दीवार थी। इसके 4 दरवाजे थे जो रात बंद रहते थे। इन दोनों दिन के वक्त ये दरवाजे खुले रखे जाते थे क्योंकि सुल्तान अयूबी के आने वाले हमले के लिए फ़ौजों और उनके सामान की आमद-रफ्त जारी रहती थी। सूरज ग़ुरूब होने से कुछ देर पहले किले के एक बड़े दरवाजे की तरफ एक सलेबी अफसर घोड़े पर जा रहा था। इसकी कमर से लटकी हुई तलवार मुसलमानों की तरह टेढ़ी नहीं सीधी थी और इसका दस्ता सलेबी शक्ल का था। वो हर लिहाज से सलेबी था। दरवाज़ा खुला हुआ था जिससे ऊँटों का एक कारवां रसद से लदा हुआ बाहर जा रहा था। ज़ाहिर यही होता था कि जैसे ये घोड़ा सवार अफसर इस कारवां के साथ जा रहा हो। वो कहीं बाहर से आ रहा था। उसने अफसर को देखा और मुस्कराया, मगर इस अफसर ने मुस्कुराहट का जवाब मुस्कुराहट से ना दिया। हरमन चंद कदम अंदर को आया तो उसने घोड़ा रोक लिया। उसे 200-300 कदम दूर लुजीना खड़ी नजर आई। जिसने हरमन को देखा तो वहाँ से तेज़ी से अपने ठिकाने की तरफ चली गई। अली बिन सुफियान की तरह हरमन भी जासूस और सुरगरसां था। उसने फ़ौरन घोड़ा दरवाजे की तरफ घुमाया और ऐड लगा दी। वो अपना शक रफ़ा करना चाहता था। उसने घोड़े को ऐड लगाई तो घोड़ा दौड़ पड़ा। बाहर जाकर हरमन ने देखा कि जो अफसर इसके पास से गुजरा था वो इतनी दूर निकल गया था कि इसके ताक़ुब में जाना बेकार था। इस घोड़सवार ने दरवाजे से निकलते ही घोड़े को ऐड लगा दी थी। घोड़ा बहुत तेज़ रफ्तार था। हरमन इसे देखता रहा और सहरा की वसत में गुम हो गया। लुजीना ने हदीद को आज़ाद करा के सिला दे दिया था। हरमन ने अपना घोड़ा मोड़ा और तेज़ी से अंदर गया। वो सबसे पहले मुसलमानों के कैंप में गया और वहाँ के इंचार्ज से हदीद की निशानियाँ बताकर पूछा कि वो कहाँ है। कुछ पता न चला। जिस खैमे में हदीद को रखा गया था वहाँ के रहने वालों ने बताया कि एक सुबह वो जहाँ से गैब था वो समझे कि इसे इधर उधर कर दिया गया है। हरमन का शक यकीन में बदल गया। वो हदीद ही था जिसे उसने सलेबी फ़ौज की वर्दी में दरवाजे से निकलते देखा था। वो मज़ीद तफ्तीश से पहले लुजीना के कमरे में गया। वो सर हाथों में थामे रो रही थी। क्या तुमने इसे भगाया है? हरमन ने गिरज कर कहा। लुजीना ने आहिस्ता से सर उठाया। हरमन ने कहा, झूठ बोलोगी तो मैं तफ्तीश करके साबित कर दूंगा कि उसे तुमने फरार में मदद दी है। ना आपको तफ्तीश की ज़रूरत है, ना मुझे झूठ बोलने की ज़रूरत। लुजीना ने कहा, मेरी ज़िंदगी एक शहाना झूठ और मेरा वजूद एक खूबसूरत धोखा है। अपनी रूह की निजात के लिए मैं सच बोलकर मर रही हूँ। इसकी आवाज़ में गनूदगी थी जो बढ़ती चली जा रही थी। वो उठी तो उसकी टाँगें लड़खड़ाईं। उसके करीब एक गिलास पड़ा था जिसमें चंद कतरे पानी थे। इसने गिलास उठाकर हरमन की तरफ बढ़ाकर कहा, मैं अपने आप को सज़ाए मौत दे रही हूँ। इस गिलास में पानी के चंद कतरे गवाही देंगे कि मैंने अपने नापाक जिस्म को सज़ाए मौत इसलिए नहीं दी कि आप अपनी कौम से गद्दारी की और दुश्मन को कैसे भगा दिया है, बल्कि मेरा जुर्म ये था कि मैं इन इंसानों को धोखा देने गई थी जिनके यहाँ कोई धोखा और फरेब नहीं। इनमें चार इंसानों ने मेरी इज़्ज़त बचाने के लिए जो मेरे पास थी ही नहीं 10 डाकुओं का मुकाबला किया। फिर एक इंसान ने मुझे अपना जिस्म कटवा कर डाकुओं से छीना।
मुझे नहीं नेकी और बदी, मोहब्बत और नफ़रत का फ़र्क मालूम हो गया था। मैं सच बोल कर मर रही हूँ, मुझे पुरसकून मौत है। वो गिरने लगी तो हरमन ने इसके हाथ से गिलास लेकर इसे थाम लिया। रोजीना ने अपने जिस्म को झटका दिया और हरमन के बाजू से निकल कर परे हो गई। ऊँगती हुई आवाज़ में बोली, मेरे जिस्म को हाथ ना लगाओ, ये अब तुम्हारे काम का नहीं रहा। इस जहर ने इसमें सच दाखिल कर दिया है। तुम नापाक जिस्मों की ज़रूरत है। मैंने इससे भगाया है। इसे मैंने 20 रोज़ छुपाए रखा था। इसे मैंने फ्रेंड्स की वर्दी चुरा कर पहनाई थी। इसे मैंने घोड़ा दिया था। मैं इसके साथ नहीं जा सकती थी, मैं इसके बगैर रह भी नहीं सकती थी, इसलिए मैंने जहर पी लिया। अगर तुम मुझे पकड़ ना लेते तो भी मैं जहर पी लेती। वो पलंग पर लड़क गई। हरमन को इसकी आखिरी सरगोशी सुनाई दी। सच बोलकर मरने में कितना सुकून है। इसने आखिरी सांस इस तरह ली जैसे सुकून से आग भरी हो। इसे दफन कर चुके थे। एक अफसर ने पूछा, इसका कोई ख़ानदान था तो इन्हें इसकी मौत की इतला दे दो। इसका ख़ानदान हम ही थे, हरमन ने जवाब दिया। इसे 10-11 साल की उम्र में किसी काफ़िले से अगवा करके लाए थे। कहानियाँ भी जारी है। अगली किस्त देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन भी दबा दें। वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। जज़ाकल्लाह।